हेलो हेलो, कैसे हो जी आप? क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? मन और बॉडी दोनों को हेल्दी रखिएगा। एक साइलेंट माइंड और एक हेल्दी बॉडी आपको हेल्प करेगा नीट एग्जाम क्रैक करने में। वैसे टारगेट क्या रखा है आपने इस बार? छोटा टारगेट मत रखिएगा। आपकी बार 700 पार, क्योंकि डर के आगे नीट है, याद रखिएगा। तो एम हाई, टारगेट अच्छे से ऊंचा ही रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। खुद को नीट एग्जाम क्रैक करते हुए इमेजिन करते रहिए। चारों सब्जेक्ट को अच्छे से बैलेंस करके चलिए। बिलीव करिए खुद पर और अपने गोल, अपने एम, अपने नीट एग्जाम को लेके हमेशा फोकस्ड रहिए। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर आपका अर्जुन एकेडमी में जोरदार, शानदार, जबरदस्त स्वागत करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में एन ओवरव्यू ऑफ सेल की बातें की थी। याद है आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल? एन ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने प्लांट और एनिमल सेल को स्टडी करने के लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ओनियन पील और चीक सेल बोला था। सेल तीन कंपोनेंट का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हमने थोड़ा डिटेल किया था बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल जो है होते हैं और हमने सेल के साइज और शेप की बातें की थी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेल के शेप को लेकर एक डायग्राम दिया गया है, ट्रैकीड। आप जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेल वाले चैप्टर में देखेंगे, जो है कुछ सेकंड या थर्ड पेज पर ही ट्रैकीड एक डायग्राम दिया गया है। ट्रैकीड पता है क्या होता है? ट्रैकीड ये जाइलम का एक सेल होता है। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्रेजेंट इन द प्लांट। जाइलम चार सेल्स के बने होते हैं, वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ट्रैकीड रिप्रेजेंट डेड थिक वॉल्ड सेल ऑफ द जाइलम। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम था इसलिए हमने बता दिया। बाकी ट्रैकीड एग्जैक्टली क्या है, जाइलम फ्लोएम की बातें हम जो है एनाटॉमी चैप्टर में करेंगे। सो बॉटनी की जर्नी आगे बढ़ाते हैं अर्जुन एकेडमी में आपके साथ। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर और इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बेस्ड ऑन न्यूक्लियस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छे से समझिएगा बातें जो है यहां पर। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, वहीं से मैं इस डिफरेंसेस को पिकअप कर रहा हूं। सो एक तरफ मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ मैंने लिखा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कुछ 3 to 4 डिफरेंसेस आपको प्रीवियस लेक्चर से ही समझ में आ जाएगा। पहला डिफरेंस क्या मैं बोलूं, प्रोकैरियोटिक सेल दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल दे आर लार्जर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक रेंज हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम में 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल दिया है, बट मैं रेंज ले रहा हूं 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल हो सकता है। इन जनरल जो है प्रोकैरियोटिक सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर, इन जनरल जो है यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। बट हम जो है थोड़ा ब्रॉड सेंस में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल 0.1 से 5 माइक्रोमीटर रेंज हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल ये 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर रेंज कर सकता है। पहला डिफरेंस लिया मैंने यहां पर, दैट प्रोकैरियोटिक सेल दे आर स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज मैं यहां पर ले रहा हूं 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, whereas eukaryotic cell they are larger in size, larger in size 5 से 100 माइक्रोमीटर, 5 से 100 माइक्रोमीटर साइज। वैसे यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं इन जनरल जो है प्रोकैरियोटिक सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है और यहां पर यूकैरियोटिक सेल इन जनरल 10 to 20 माइक्रोमीटर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायग्राम में दिया गया है वो मैं रेंज ले रहा हूं। बट यहां पर डिफरेंस याद रखिएगा, स्मॉलर एंड लार्जर इन साइज। सेकेंड डिफरेंस आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल हैज प्रिमिटिव नॉट वेल डेवलप्ड फॉल्स न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल हैव ट्रू वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस। तो यहां पर दूसरा डिफरेंस ले सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैज फॉल्स
not well developed primitive nucleus, not well developed primitive nucleus। और यहां पर यूकैरियोटिक सेल हैज ट्रू वेल डेवलप्ड या एडवांस न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड एडवांस न्यूक्लियस। दूसरा डिफरेंस ले लिया हमने। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। सो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, whereas यहां पर यूकैरियोटिक सेल में ऑल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। एक और डिफरेंस यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, दैट यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएस बोलते हैं, डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल में देयर इज लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, लीनियर डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होगा। ऐसा सिंपल सा डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड होता है, हेलिकली क्वाइल्ड डीएनए होता है। तो ये डीएनए लीनियर डीएनए हो गया। यहां तक बात क्लियर है। सो ये जो है कुछ डिफरेंस हुआ। बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस मैं बोल सकता हूं प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इट इज नेकेड डीएनए। द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, व्हेरेज यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। तो यहां पर नेक्स्ट डिफरेंस लिया दैट डीएनए इज नेकेड, not associated with histone and non-histone protein, histone and non-histone protein। ठीक है। हियर प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर एब्सेंट, whereas यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए exist in the form of chromatin fibers and is associated with histone proteins। हिस्टोन प्रोटीन ये जो है मैं बाद में आपको बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन के टाइप क्या है। यहां पर जो मैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा हूं, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए ये एसोसिएटेड होता है कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ असेंबली होता है, बट दैट प्रोटीन इज नॉट हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ले रहा हूं मैं दैट प्रोकैरियोटिक डीएनए में G ट्रिपल बॉन्ड C ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A डबल बॉन्ड T, व्हेरेज यूकैरियोटिक डीएनए में A डबल बॉन्ड T ज्यादा होता है एज कंपेयर टू G ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहां पर डीएनए इज रिच इन G ट्रिपल बॉन्ड C। क्या मैं बोलूं AT अपॉन GC रेशियो जो है ये लेस देन 1 होता है। डीएनए के पास 3 कंपोनेंट होता है। डीएनए के बारे में हम बायोमॉलिक्यूल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं 11th में, और 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हम डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो 3 कंपोनेंट का बना होता है। डीएनए के पास 3 मेन कंपोजिशन होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर,
नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। वर्बली बोल रहा हूं मैं, लिखूंगा नहीं तो टाइम पास होगा, हम डिटेल में सुनने वाले हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन मेन कंपोजिशन होते हैं डीएनए के। नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं इन द डीएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं इन द डीएनए। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तो एक स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन है तो उसे पैरेलल दूसरे स्ट्रैंड पर थाइमिन रहेगा। एक स्ट्रैंड पर अगर गुआनोसिन है तो उसके पैरेलल दूसरे स्ट्रैंड पर साइटोसिन होगा। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहेगा। इसलिए हमने बोला ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। थ्रू आउट लेंथ ऑफ डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में थ्रू आउट लेंथ ऑफ डीएनए जी ट्रिपल बॉन्ड सी का रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए डबल बॉन्ड टी कम रहेगा। वेयर यूकैरियोटिक डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी ज्यादा रहेगा, जी ट्रिपल बॉन्ड सी कम रहेगा। याद रखिएगा, मैं इसको जो है ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने वाला हूं, इसको आप अभी के लिए ऐसे ही समझिएगा। फ्यूचर में जब आएगा तो मैं रिकॉल करूंगा। यहां पर यूकैरियोटिक डीएनए इट इज रिच इन, डीएनए इज रिच इन ए डबल बॉन्ड टी। तो क्या मैं बोलूं ए डबल बॉन्ड टी अपॉन जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये जो है मोर देन 1 रेशियो रहेगा। ठीक है, तो ए डबल बॉन्ड टी यहां पर जैसे जो है मैं यूकैरियोटिक के लैंग्वेज में बना दूं, ये यूकैरियोटिक का लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, लीनियर हेलिकली कॉइल्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो अगर एक स्ट्रैंड पर डीएनए का ए रहेगा तो दूसरे स्ट्रैंड पर डीएनए में टी रहेगा। एक पर टी है तो दूसरे में ए रहेगा, एक पर जी है तो दूसरे में सी रहेगा, एक पर सी है तो दूसरे में जी रहेगा। ऐसे जो है नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें ए नाइट्रोजनस बेस एडेनिन नाइट्रोजनस बेस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पेयर करेगा टी नाइट्रोजनस बेस ऑफ अनदर डीएनए स्ट्रैंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। अगर एक स्ट्रैंड पर गुआनोसिन है नाइट्रोजनस बेस तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करेगा जो है सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को। इस जो है ए टी और जी सी, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी जो एक पेयर है, इनको हम बेस पेयर भी नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड बेस पेयर्स। इन द सेम केस यहां पर भी हम जो है बना सकते हैं। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए का मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाया। तो अगर एक स्ट्रैंड पर ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पर टी, एक पर टी है तो दूसरे पर ए, एक पर जी है तो दूसरे पर सी, एक पर सी है तो दूसरे पर जी। ऐसे थ्रू आउट लेंथ ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए जी ट्रिपल बॉन्ड सी ज्यादा रहेगा और थ्रू आउट लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए ए डबल बॉन्ड टी, ए डबल बॉन्ड टी वो बेस पेयर ज्यादा रहेंगे। डिटेल में बातें करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? बात आगे बढ़ाएं, चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट डिफरेंस ले रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में लेस होता है, व्हेयरएज अमाउंट ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक सेल में हाई होता है। कैसे होता है मैं आगे के डिफरेंस में बताऊंगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल लेस अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, व्हेयरएज यूकैरियोटिक सेल में मोर अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए। ये जो डिफरेंस दिया, नेक्स्ट डिफरेंस से ये लाइन क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड न्यूक्लियोइड या नेकेड डीएनए होता है एंड दैट सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट प्रोक्रोमोसोम फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, व्हेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम मोर देन 1 होता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। तो होगा ना अमाउंट ऑफ डीएनए हाई यूकैरियोटिक सेल में। बात पकड़ में आ रही है? सो यहां पर जो है सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंड डीएनए which is also called nucleoid DNA represents single chromosome, जिसको हम प्रो क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था जो है कि प्रो क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, रिप्रेजेंट सिंगल क्रोमोसोम, whereas यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, मोर देन 1 एडवांस क्रोमोसोम प्रेजेंट्स, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। जब मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा इन द यूकैरियोटिक सेल, और क्रोमोसोम कुछ और नहीं कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा तो श्योरली अमाउंट ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक सेल में हाई होगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए
इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यूकैरियोटिक में मेन डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मेन डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए नाम दे सकते हैं। वेयर एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए फाउंड इन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एडिशनल डीएनए होता है, जिसको हम ऑर्गेनेल्स डीएनए नाम देते हैं। यहां पर केवल एक ही टाइप का डीएनए होगा, दैट डीएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो डीएनए श्योरली इन द साइटोप्लाज्म होगा। यूकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। वेयर एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है, लिपोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के नाम पर मैं सेल ऑर्गेनेल के डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूं। वेयर एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। पॉइंट समझिएगा, जो न्यूक्लियर डीएनए है ये लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और जो ऑर्गेनेल्स के डीएनए है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल इज लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, राइट है। इन यूकैरियोटिक सेल द डीएनए कैन बी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, ये भी राइट होगा क्योंकि सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो मेन डीएनए होता है प्रेजेंट होता है। यहां पर जो है जो मेन डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बात आगे बढ़ाया जाए, समझते रहिएगा। कोई पॉइंट ना समझे तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट डिफरेंस थोड़ा सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी कभी एडिशनल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एडिशनल डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेन जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में है उसके अलावा जो है कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए सर्कुलर डीएनए है वो कोई एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है, वो तो सेल ऑर्गेनेल के डीएनए हो जाएंगे ना। सो यूकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में दो टाइप के डीएनए होंगे, एक मेन डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड और दूसरा एक्स्ट्रा डीएनए भी होगा। एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एज सच इन द यूकैरियोटिक सेल एब्सेंट होता है। तो थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल या क्रोमोजोमल मटेरियल, बेटर टू से एक्स्ट्रा डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और यहां पर जनरली प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, जनरली प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में ये मैंने माना एक है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल होगा, ये मैंने साइटोप्लाज्म बनाया। तो इन द साइटोप्लाज्म ये रहा मेन जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये मेन जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के ऑल द कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इस मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा और जो है कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, सेम एज मेन जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा डीएनए, सेम एज मेन डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं, और इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोइड डीएनए। ठीक है, तो एक हो गया न्यूक्लियोइड डीएनए, दूसरा हो गया प्लाज्मिड डीएनए। न्यूक्लियोइड डीएनए मेन डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो मेन जेनेटिक मटेरियल लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है वही होता है, कोई एक्स्ट्रा डीएनए नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड जैसा नहीं होता है। सेल ऑर्गेनेल के डीएनए को आप एक्स्ट्रा डीएनए मत मानना, वो सेल ऑर्गेनेल के डीएनए है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर पॉइंट रख रहा हूं दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो क्या मैं बोलूं यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। वैक्यूल भी हम ले सकते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है पक्का? नेक्स्ट डिफरेंस मैं बताऊं उसके पहले प्यार भरी वार्निंग देना चाहूंगा दैट प्लाज्मिड और प्लास्टिड में कंफ्यूजियाना मत। मैंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है, वो सर हमसे सिली मिस्टेक हो गया, वो सर हम ना प्लाज्मिड और प्लास्टिड में कंफ्यूजिया गए और हमें जो है आंसर टिक करना था प्लास्टिड और हमने प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड एक मटेरियल है और प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। हम जब सेल ऑर्गेनेल जब पढ़ेंगे तो बताएंगे प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए है, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल होता है, तो कंफ्यूजियाना मत एग्जाम के टाइम पर। बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो है लिया मैंने राइबोसोम इज 70S टाइप, राइबोसोम इज 70S टाइप, whereas यहां पर मेन राइबोसोम इज 80S टाइप, whereas main ribosome is 80S type, whereas 70S type ribosome present in 70S type ribosome present in plastids and mitochondria। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट स्टेटमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक सेल में मेन राइबोसोम 80S टाइप का होता है, राइट स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक सेल में मेन राइबोसोम 70S टाइप का होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम एब्सेंट होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है? वो सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। बट 70S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल का मेन राइबोसोम नहीं है। सो यूकैरियोटिक सेल हैज 80S टाइप का राइबोसोम। इन जनरल यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S है, whereas यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये 70S टाइप का राइबोसोम सेल का राइबोसोम नहीं है, सेल ऑर्गेनेल का राइबोसोम है, बट सेल ऑर्गेनेल तो सेल के अंदर ही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल आल्सो हैज 70S टाइप का राइबोसोम। बात क्लियर है? बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं, यहां पर समझिएगा प्लीज। यहां पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म। Replication, transcription and translation occur in cytoplasm in prokaryotic cell. Replication and transcription occur in nucleus या nucleoplasm, occur in the nucleoplasm, whereas translation occurs in cytoplasm. Process of translation occurs in cytoplasm। बहुत ही प्यारा टॉपिक रहेगा 12th में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से नया डीएनए बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए बाय यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डीएनए को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय यूजिंग डीएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन नाम देते हैं। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, तीनों प्रोसेस
साइटोप्लाज्म में ही होगा। इन द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, वेरेज आरएनए बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनाएगा साइटोप्लाज्म में रिलेटेड टू यूकैरियोटिक सेल। बात क्लियर है? यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ाएं, डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में केवल, वेरेज यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस दो प्लेस में होगा, एक तो साइटोप्लाज्म में होगा और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स में होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम होता है ना। तो यहां पर ट्रांसलेशन that is protein synthesis occurs in the cytoplasm only, और यहां पर ट्रांसलेशन occurs in cytoplasm as well as in few cell organelles like plastids and mitochondria। बात क्लियर है यहां पर? क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन एब्सेंट होता है। क्या बोला मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से, और सेल ऑर्गेनेल तो होता है इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन द प्रोकैरियोटिक सेल, देयर इज नो कंपार्टमेंटाइजेशन, वेयरएज इन द यूकैरियोटिक सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इंटरनली यूकैरियोटिक सेल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन एब्सेंट है, कंपार्टमेंटाइजेशन एब्सेंट, और यहां पर ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल इंटरनली छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। So due to membrane bound cell organelle compartmentization present होते हैं in the eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू वैक्यूल या सैप वैक्यूल ये वाटर, मिनरल एंड अदर कंपाउंड्स को स्टोर करने वाले वैक्यूल होते हैं। सैप वैक्यूल, ट्रू वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल के नाम पर फॉल्स वैक्यूल, जिसको स्यूडो वैक्यूल हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। सैप वैक्यूल इन यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। प्लांट में, प्लांट सेल का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो प्लांट सेल के डायग्राम में एक इंटरनली बड़ा सा वैक्यूल बना के रखते हैं। ये जो सैप वैक्यूल है रिप्रेजेंट स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर वाटर, मिनरल और बहुत सारे मटेरियल स्टोर होते हैं। सो यहां पर ट्रू/सैप वैक्यूल एब्सेंट, इंस्टीड फॉल्स या स्यूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल भी नाम देते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल। गैस वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल को स्विमिंग, बॉयंसी में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, और यहां पर यूकैरियोटिक सेल में ट्रू सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ट्रू वैक्यूल, सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सैप वैक्यूल इट इज मटीरियल स्टोरिंग स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ मैं मटेरियल स्टोरिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जब मैं सेल ऑर्गेनेल के नाम पर सैप वैक्यूल को डिटेल में समझाऊंगा तो वहां पर और भी बातें करूंगा। फिलहाल के लिए सैप वैक्यूल, सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स प्लस सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो वाटर में डिसॉल्व्ड मटेरियल कलेक्टिवली नाम देते हैं सैप। जिस वैक्यूल में जो है ये मटेरियल प्रेजेंट होंगे उस वैक्यूल को सैप वैक्यूल बोलते हैं। यहां प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, वहां यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, ध्यान से मत सुनो, नहीं सुन सकते आप तो, ध्यान से सुन नहीं सकते, नहीं ध्यान से नहीं।
थोड़ा कान से सुनिएगा। नेक्स्ट डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला इन प्रोकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में 11 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा। मैंने क्या बोला समझा ना? सिंगल स्ट्रैंड फ्लैजेलिन प्रोटीन का फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 11 स्ट्रैंडेड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फ्लैजिला होता है यूकैरियोटिक सेल में। फ्लैजिला कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिटेल करेंगे वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर डिफरेंस नोट कर लेते हैं। फ्लैजिला इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन और ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और ये जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होगा ये 11 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा। अब ये मैंने जो है 11 स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, नन ऑफ बिजनेस राइट नाउ, हम बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एब्सेंट होता है। आपने पैरामीशियम देखो ना, पैरामीशियम के बॉडी पर बहुत सारे सीलिया होते हैं। इवन जब जूलॉजी में एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पर आता है ना सीलिएटेड एपिथेलियम, हमारे जो है ब्रोंकस वगैरह में या जो है ओविडक्ट वगैरह में जो है सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एब्सेंट होता है। सीलिया एब्सेंट और यहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है इन द यूकैरियोटिक सेल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इसका यूटिलाइजेशन मैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताऊंगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपने सुना होगा स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। बात रखता हूं मैं यहां पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम ये जो है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल वेयरएज प्रेजेंट होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। और वो भी प्रेजेंट कहां पर होगा? एनिमल सेल पे। एनिमल सेल में जो है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो टोटली एब्सेंट, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में एब्सेंट, बट यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। थोड़ी देर पहले मैंने फ्लो में बोला कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, एज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा इन द प्रोकैरियोटिक सेल, व्हेयरएज जो है इन यूकैरियोटिक सेल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज स्पिंडल फाइबर, हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट परफॉर्म फंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये बात की बात है। तो एक और डिफरेंस लिखते हैं यहां पर, बात आगे बढ़ा रहे हैं। स्पिंडल फाइबर इन द प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर इन द यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट डिफरेंस मेंशन कर लेते हैं। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन एब्सेंट और यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में थाइलाक्वाइड है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में थाइलाक्वाइड है, थाइलाक्वाइड के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल थाइलाक्वाइड्स स्कैटर्ड होते हैं। थाइलाक्वाइड्स दे आर नॉट प्रेजेंट वन अबव अदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम। थाइलाक्वाइड्स क्या है, ग्रेनम क्या है, जब हम क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल की बात आगे करेंगे वहां पर समझाएंगे। वेल यहां पर मैं बोल रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल में स्कैटर्ड अनस्टैक्ड थाइलाक्वाइड्स प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर जो है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में
स्टैग्ड थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टैग्ड थैलाकॉइड्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम। यहां पर ग्रेनम एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रेनम एब्सेंट होगा। बात पकड़ में आ रही है? नेक्स्ट डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहां ध्यान दीजिए, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस। सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? बताओ तो सही, सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? Cyclosis या cytoplasmic swimming, it is natural movement of cytoplasm that help in cyclosis is process of natural movement of cytoplasm that help in smooth equal distribution of the material throughout cytoplasm। इमेजिन करिए, करिए तो सही, एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट ने ग्लूकोज बनाया और वो क्लोरोप्लास्ट ने ग्लूकोज को अपने बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया और इस ग्लूकोज को यूज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहीं सेल के एक कोपचे में क्लोरोप्लास्ट है, कहीं सेल के दूसरे कोपचों में माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट ने बनाया ग्लूकोज को रिलीज किया इन द साइटोप्लाज्म, इस ग्लूकोज को मूव करके दूसरे कोपचे में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है, सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को फर्दर यूज करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। कैसे कैसे बताओ तो सही, कैसे मटेरियल जो है यहां से वहां जाएगा? सो साइटोप्लाज्म हमेशा नेचुरल वाइब्रेशन टाइप का मूवमेंट करता रहता है। ये मूवमेंट साइटोस्केलेटन परफॉर्म करते हैं। साइटोस्केलेटन हम जो है नियर फ्यूचर वाले लेक्चर में बताएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दे परफॉर्म नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प इन स्मूथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मटेरियल थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। साइक्लोसिस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस है ये। सो यहां प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होता है और यहां पर साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोसिस? फाइनली एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं, लिख लीजिएगा प्लीज। नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म परफॉर्म्ड बाय साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। बेसिकली माइक्रोफिलामेंट जो है क्रेडिट ले जाता है साइक्लोसिस का। तो नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म परफॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट दैट हेल्प इन थ्रूआउट स्मूथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म for the utilization of material by different cell organelle process of natural movement of cytoplasm को हमने साइक्लोसिस नाम दिया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अरे बताओ तो सही, पक्का ना, झूठ मत बोलना। आगे बढ़े, पक्का चलते हैं आगे। बात आगे बढ़ाया जाए। क्या आपने ध्यान दिया अभी थोड़ी देर पहले जब मैं साइक्लोसिस बता रहा था तो मैंने फ्लो में कुछ बोला था, ध्यान दिया था कि नहीं? अरे ध्यान ही तो देना था यार, ध्यान ही तो मांग रहा हूं, देने के लिए दे दो ध्यान। तो ध्यान दिया कि नहीं कि मैंने फ्लो में साइक्लोसिस में क्या बोला कि साइक्लोसिस इट इज परफॉर्म्ड बाय साइटोस्केलेटन जो है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। साइक्लोसिस एब्सेंट है इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या मैं बोलूं क्यों एब्सेंट है साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक सेल में? पूछो क्यों? नहीं मत पूछो, मैं खुद ही बता देता हूं। साइक्लोसिस नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है क्योंकि साइटोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट एब्सेंट है। तो क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस यहां पर लिखूं कि साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट, whereas साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट यहां पर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो सच टर्मिनोलॉजी यूज्ड। प्रोकैरियोटिक सेल में there is no haploid and diploid kind of terminologies used. Haploid, unpaired number of chromosomes present in the cell.
डिप्लॉयड पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्रोमोजोम है ही नहीं ना, अगर है भी तो प्रो क्रोमोजोम है ना, और जिसमें जो है डीएनए नेकेड है, क्रोमोजोम जैसा तो है नहीं, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम तो है ही नहीं। सो यहां पर नो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड कंडीशन अकर। यूकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड को हम बोलते हैं अनपेयर्ड क्रोमोजोम, अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, एंड डिप्लॉयड पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ह्यूमन में 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं, तो अगर जैसे मैंने बोला ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम 23 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, तो ह्यूमन क्या हो गया? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही मैं बोलूं कि मेल और फीमेल गैमेट में केवल 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, वो भी अनपेयर्ड। सो ह्यूमन में डिप्लॉयड कंडीशन में 46 क्रोमोजोम होते हैं और हर एक क्रोमोजोम अपने आइडेंटिकल पार्टनर के साथ पेयर में रहता है, सो पेयर हो जाता है 23। बट गैमेट्स में केवल 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, वो भी अनपेयर्ड, सो गैमेट क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड ये टर्म्स आगे भी आएंगे, वहां पर बात कर लेते हैं। वेल, बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पता चला कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन द प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम वो प्रेजेंट होंगे, एसोसिएटेड होंगे, अटैच्ड होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन से। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन, व्हेरेज यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। सो यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म and also attached to cell membrane। यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बात समझ में आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जैसे प्रोसेस नहीं होते हैं। intake of material in the form of vesicle, throwing of material outside, intake of liquid या solid material packed in vesicle and throwing of waste material outside। so intake को endocytosis और throwing of material को हम exocytosis बोलते हैं। endocytosis और exocytosis प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, endocytosis और exocytosis यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये endocytosis क्या है, ये exocytosis क्या है? सेल मेम्ब्रेन वाले हेडिंग में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन करके आएगा एक हेडिंग, वेरी सून नियर फ्यूचर में इसी चैप्टर में हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे। फिलहाल एंडोसाइटोसिस इंटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल पैक्ड इनसाइड द वेसिकल, व्हेreas एक्सोसाइटोसिस थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल एब्सेंट है इन द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस रखता हूं मैं, नेक्स्ट डिफरेंस मैंने बोला एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, इनटेक एंड थ्रोइंग ऑफ मटेरियल एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। सो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एब्सेंट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। बात समझ में आ रहा है? यहां तक की बातें क्लियर है। अब जो मैं डिफरेंस बताने वाला हूं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट सिंगल एनवेलप सिस्टम। क्या बोला मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट डबल एनवेलप सिस्टम।
बताओ तो सही मैंने क्या बोला। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट सिंगल एनवेलप सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट डबल एनवेलप सिस्टम। थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कवरिंग के नाम पर उनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एनवेलप या कवरिंग के नाम पर सेल का जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली कॉल्ड सेल का एनवेलप ही प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में सेल का खुद का एनवेलप, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम पर, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी तो खुद का कवरिंग कैरी कर रहे हैं ना। तो सेल का खुद का कवरिंग, सेल ऑर्गेनेल का खुद का कवरिंग। वन है यूकैरियोटिक सेल के पास दो एनवेलप, एक सेल का खुद का एनवेलप या कवरिंग और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल के खुद के एनवेलप या खुद के कवरिंग। समझा कि नहीं? So as in prokaryotic cell membrane bound cell organelles are absent and I say prokaryotic cell represent single envelope system whereas eukaryotic cell के पास double envelope system है क्योंकि eukaryotic cell का खुद का भी covering है और उसके अंदर membrane bound cell organelle also have their own envelope, their own covering। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला यहां पर prokaryotic cell represent single envelope system whereas a eukaryotic cell it represent double envelope system, double envelope system। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूं ये एक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर लेयर सेल वॉल, इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड लिक्विड मटेरियल जेली लाइक जिसको मैंने बोल दिया है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। क्या मैं बोलूं दे रिप्रेजेंट ओनली एनवेलप, ओनली एनवेलप ऑफ सेल। ठीक है, वेरेज अगर मैं बोलूं ये यूकैरियोटिक सेल है, मैंने एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल बनाया तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया सेल वॉल, ई हो गया सेल मेम्ब्रेन और ई दोनों मिलके बना रहे हैं एनवेलप, एनवेलप ऑफ सेल, कवरिंग ऑफ सेल। वेयर एज सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल को हम बोल दिए साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, इवन न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस मैंने बताया था। सो ये यहां पर हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स दे हैव देयर ओन कवरिंग। क्या मैं बोलूं ये फर्स्ट एनवेलप हो जाएगा ऑफ सेल एंड ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड एनवेलप ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल का खुद का कवरिंग सेकंड एनवेलप जो सेल के अंदर है। तो यूकैरियोटिक सेल डबल एनवेलप सिस्टम हुआ कि नहीं बताओ तो सही, बात समझ में आ रहा है? सो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एनवेलप सिस्टम और यूकैरियोटिक सेल में डबल एनवेलप सिस्टम। इतने सारे डिफरेंसेस मैंने यहां पर जो है आपको समझाया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। एक दो डिफरेंस अगर मिस आउट हुआ होगा तो जब मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिटेल करूंगा तो वहां पर भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। फिलहाल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में इतनी ही बातें। अच्छा, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल बता सकते हैं? बताए तो जल्दी से बताइए। अरे प्रीवियस लेक्चर में तो हमने बोला था ना, बताया था ना, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा कि नहीं? जल्दी से जाके देखिए अगर नहीं देखा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बोला था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है, हेलो एल्गी यूकैरियोटिक प्लांट सेल होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी ना होकर साइनोबैक्टीरिया है। तो एल्गी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है इसके पास ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं सिमिलर टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एल्गी जो है, इसलिए हम इसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का जो है एग्जांपल क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ऑल कम्स अंडर यूकैरियोटिक सेल। इतने सारे डिफरेंस जल्दी से रिमाइंड करिए इन माइंड, क्या क्या बातें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बताया आपको। एक बात बता दे रहा हूं, मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कुछ समथिंग आपने पढ़ा या आपने जो है सुना, आपको पढ़ाया गया और फिर जब आपने पढ़ा या आपने सुना आपको पढ़ाया गया, उसके बाद आप
माइंड में क्या क्या बातें पढ़ा, क्या क्या चीजें जो है सिखाया गया आपको, रिमाइंड कर ले जाओ कि दुबे सर ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बता रहे थे, यहां से स्टार्ट किया, ये डिफरेंस आया। अगर आप 100% डिफरेंस माइंड में रिमाइंड कर ले रहे हो तो समझ लेना वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो चुका है। अगर माइंड में रिमाइंड करते हुए, वाह क्या बात है जी, कैसा जो है राइम हो रहा है, अगर माइंड में रिमाइंड करते हुए अगर आप कहीं कहीं पर फंस रहे हो तो समझ लेना ये जो है फंसना एग्जाम में भी होगा। तो जल्दी से माइंड में रिमाइंड करिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस खत्म, आप रिमाइंड कर लीजिए। मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करता हूं प्लांट और एनिमल सेल में। बात आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे ले चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैंने एक तरफ ले लिया प्लांट सेल पीसी और एनिमल सेल एसी। प्लांट सेल पीसी और एनिमल सेल एसी, तो हम पीसी और एसी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल, बताइए पहला डिफरेंस आप ही बताइए, मोस्ट फेमस डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के, सोचिए तो सही। अरे हाँ, सेल वॉल बता दो। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहां पर जो है प्लांट सेल हैज आउटर रिजिड हार्ड लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, outside the cell membrane called cell wall। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल, whereas एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा मोस्ट फेमस डिफरेंस, सोचिए नाइन्थ वगैरह में आया है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल 9th 10th में पढ़ चुके हो ना। हाँ जी, प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीनों को कलेक्टिवली हम प्लास्टिड नाम देते हैं। प्लांट सेल में पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द नेम ऑफ क्लोरो, क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल एब्सेंट होता है। तो क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, यहां पर प्लास्टिड्स ब्रैकेट में पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स like leucoplast, chromoplast, chloroplast प्रेजेंट है पीसी में, प्लांट सेल में, एंड प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। दो डिफरेंस हो गया, बात समझ में आया, बात आगे बढ़ाया जाए। क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल रिजिड और हार्ड होता है। कहना ही से प्लांट सेल कैन नॉट चेंज द शेप, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप, और एनिमल सेल का आउटर कवरिंग केवल और केवल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो एनिमल सेल कैन चेंज इट्स शेप। सो प्लांट सेल, क्या मैं बोलूं नेक्स्ट डिफरेंस में, कैन नॉट, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज the shape, whereas animal cell can change its shape। प्लांट सेल जहां है वहीं रहेगा, प्लांट सेल जहां है वहीं रहेगा, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, whereas एनिमल सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपना पोजीशन यहां वहां चेंज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल तो आरबीसी है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो पूरे ब्लड में यहां वहां अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, पूरे ब्लड वेसल्स में वो दौड़ता रहता है। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, whereas few animal cells can change
few animal cell can change their positions. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में प्लांट और एनिमल सेल का डिटेल्ड डायग्राम दिया गया है, अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा अपनी आंखों से, जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सेल क्या है। पहले तो जो है पूरा जो है प्लांट सेल को छोटा करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, सारे आजू बाजू के नेमिंग्स उड़ा देंगे, एनिमल सेल को छोटा करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, आजू बाजू के सारे नेमिंग्स उड़ा देंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा, जो आजू बाजू के नेमिंग उड़ाए हैं वहां पर एबीसीडी कर देंगे और उसको ऑप्शन बना देंगे। प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम को अच्छे से देख के रखिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लांट सेल में देखोगे, अगर आप प्लांट सेल में ध्यान से देखोगे, नहीं ध्यान से मत देखना, नहीं ध्यान से तो देख ही नहीं सकते आप प्लांट सेल को ध्यान से नहीं देख सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे ध्यान नाम का तो ऑर्गन बॉडी में होता ही नहीं ना। थोड़ा जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल को आंखों से देखिएगा। प्लांट सेल में एक बड़ा सा जो है स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस दिखाते हैं प्लांट सेल में, और उस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को प्लांट सेल के लैंग्वेज में वैक्यूल नाम देते हैं, सुना होगा आपने। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल में फ्यू लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए फ्यू और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में ईदर वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे या अगर प्रेजेंट होंगे तो छोटे छोटे मेनी वैक्यूल्स होंगे। तो यहां पर फ्यू लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सेंट्रल वैक्यूल भी नाम देते हैं, जो मच मोर प्लांट सेल के एरिया को ऑक्युपाई करते हैं। और यहां पर ईदर एब्सेंट वैक्यूल, ईदर एब्सेंट, अगर प्रेजेंट हैं वैक्यूल एनिमल सेल में, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल एंड मेनी, दे आर स्मॉल एंड मेनी। पॉइंट समझा? क्या मैं इस डिफरेंस को लेके नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, जब प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, जो लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल में, क्या मैं बोलूं उसकी वजह से वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, दे विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, तो वहां पर साइटोप्लाज्म नॉर्मल होगा। तो क्या मैं बोलूं, इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, nucleus present towards periphery, whereas in animal cell nucleus present in the center. next difference रख सकता हूं, मैंने क्या बोला, प्लांट सेल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, whereas एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। सो न्यूक्लियस प्रेजेंट towards periphery of cell, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि यहां पर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस मैं बोल सकता हूं कि प्लांट सेल में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा, दीज आर पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पिगमेंट्स आर एब्सेंट, लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो यहां पर क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, दीज आर लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, whereas absent in animal cell। प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी ये अनकनेक्टेड यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। गॉल्जी बॉडी के बारे में हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। गॉल्जी बॉडी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। इन द प्लांट सेल सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स के फॉर्म में गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट के फॉर्म में जो गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, उसको हम डिप्टियोसोम नाम देते हैं। Whereas एनिमल सेल में गॉल्जी बॉडी ये कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यूनिट्स आर कनेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन द एनिमल सेल गॉल्जी बॉडी को हम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी एपरेटस नाम देते हैं। तो यहां पर सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट
and Golgi body here in the language of plant cell called dictyosome. ये नाम याद रखिएगा प्लीज, डिक्टियोसोम, आगे भी ये नाम आएगा। यहां पर Golgi body present in the form of Golgi complex या Golgi apparatus। Golgi complex एंड Golgi apparatus प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का काम कोई तो करता है और उस कोई तो हम बोलते हैं एमटीओसी। एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो है सेंट्रोसोम और जो है सेंट्रियोल के प्लेस पर काम करता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मेंशन कर लेते हैं इस डिफरेंस को। नेक्स्ट डिफरेंस मेंशन कर लेते हैं। इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट, इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट। सो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट, इंस्टेड एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होता है और यहां पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टाइप को हम एनेस्ट्रल या असेंट्रिक स्पिंडल फाइबर बोलते हैं और एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के टाइप को एस्ट्रल या सेंट्रिक टाइप स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। एनेस्ट्रल और एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर क्या है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। तो यहां पर एनेस्ट्रल या असेंट्रिक स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होता है इन पीसी और यहां पर एस्ट्रल या सेंट्रिक टाइप स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होगा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल फरो या क्लीवेज फरो मेथड से होगा। तो मैंने क्या बोला, यहां पर साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा और इन द एनिमल सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस ये सेल फरो या जो है क्लीवेज फरो मेथड से होगा। क्लीवेज फरो मेथड से होगा साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगा। हम ये बातें साइटोकाइनेसिस की सेल साइकिल सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। फिलहाल डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आप यहां पर याद करिएगा। सो मेंशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेंटर से पेरिफेरी, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पेरिफेरी से सेंटर। तो यहां पर साइटोकाइनेसिस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होगा। और यहां पर एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर साइटोकाइनेसिस होगा सेंट्रीपिटल मैनर में। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लांट सेल का ये आउटर लेयर सेल वॉल और ये इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया एनिमल सेल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल का न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, बाद में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस यहां पर दो में डिवाइड हो चुका है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में क्या होगा,
साइटोप्लाज्म डिवीजन के समय प्लांट सेल में दो डिवाइडेड न्यूक्लियाई के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और यह सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होगा, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन। और एनिमल सेल में जो है साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से होगा, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इनफोल्ड करेगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इनफोल्ड करेगा द सेल मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियाई के बीच से। तो यहां पर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड हो रहा है साइटोकाइनेसिस के समय, जिसको हमने सेंट्रीपिटल मैनर में साइटोकाइनेसिस और ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में साइटोकाइनेसिस करेगा। प्लांट और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू स्टोर्ड फूड मटेरियल। प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है और एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दे आर पॉलीसेकेराइड, दे आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम स्टार्च और ग्लाइकोजन के केमिकल कंपोजिशन की बातें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में स्टडी करेंगे। फंगस भी रिप्रेजेंट करता है एक टाइप का प्लांट सेल। फंगस हेट्रोट्रॉफिक क्लोरोफिलस प्लांट रिप्रेजेंट करता है। फंगस के पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इसको प्लांट कैटेगरी में रखने का रीजन है इसके पास सेल वॉल होता है, हार्ड रिजिड लेयर होता है। इवन तो जो है सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन प्लांट सेल के सेल वॉल कंपोजिशन से अलग होता है। हम सेल वॉल के बारे में बाद में बातें करेंगे जब सेल वॉल हेडिंग आएगा। सो एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो है स्टोर्ड फूड it is in the form of starch और animal cell में stored food it is in the form of glycogen, it is in the form of glycogen. So this was all about differences between plant cell and animal cell. माइंड में रिमाइंड कर लीजिए अच्छे से, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, कोई भी पॉइंट भूल नहीं रहे, कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो हमसे पूछिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बातें की आपके साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को लेकर, प्लांट और एनिमल सेल को लेकर डिफरेंसेस। आज का लेक्चर क्लियर है? अगर आपको कोई भी छोटा मोटा खोटा टाइप का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पक्का पूछिएगा। रीजनेबल और लॉजिकल डाउट होना चाहिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।